वोटिंग, हर एक मीटिंग में प्रेजेंट रहना। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो जो सेकंड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का लिखा हुआ है ऊपर और जो फर्स्ट पॉइंट ऑटोनॉमी का लिखा हुआ है, वो दोनों पॉइंट्स सिर्फ थियोरी में ही होते हैं। सेकंड पॉइंट फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया कि ये ऐसे ही लिखा है। सो मेरिट्स में लिखना है, लेकिन डीमेरिट्स में बता देना है कि दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्चुअली इन पेपर्स ओनली। गवर्नमेंट वही करती है जो उसका मन करता है। उसी को दूसरी लैंग्वेज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट एक जगह अपना पैसा लगाती है ना, तो बस ऐसा सोचती है कि यहाँ हर एक चीज मैं ही कंट्रोल करूँ। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज वेरी फ्रीक्वेंट। वो उस बिजनेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो हमारा पैसा लगा हुआ है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। एंड द थर्ड डीमेरिट इज, जैसा हम बोलते हैं कि कंपनी अलग है, काम कर रही है, गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसा लगाया है, पर कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर खुद का कोई बंदा भेज देती है, चुपके से, चुपके से या बता के जैसे भी। तो जैसे सपोज 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से एक गवर्नमेंट का डायरेक्टर है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो क्या करेगा, जो भी कंपनी में होगा जा जाके चुगली कर देगा गवर्नमेंट को, आज इसने ऐसा किया, आज उसने वैसा किया। कभी कोई डिसीजन लेना होगा तो भी वो डिसीजन कैसे लेगा, ये गवर्नमेंट को फायदा करेगा तो लेता हूँ, गवर्नमेंट को फायदा नहीं करेगा तो नहीं लेता हूँ। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट काफी बार खुद का बंदा अपॉइंट कर देती है डायरेक्टर के नाम पे, जो पूरे टाइम गवर्नमेंट को प्लीज करने में लगा रहता है। वो ये नहीं सोचता कि कंपनी एफिशिएंट कैसे होगी, रादर वो ये सोचता रहता है कि गवर्नमेंट खुश कैसे रहेगी। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो तीन नुकसान है गवर्नमेंट कंपनी के, जिसमें से तीनों नुकसान को घुमा फिरा के अगर आप देखो तो वो एक ही नुकसान है कि गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरफेयर करती है। उसको तीन लैंग्वेज में लिखा है। पहली लैंग्वेज में लिखा है कि जो फ्रीडम है वो सिर्फ पेपर्स में है, रियलिटी में फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात उसी को घुमा के लिखा है कि वो लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं, इट एक्चुअली मीन्स कि फ्रीडम नहीं है। और तीसरी बात भी यही लिखी है कि जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें भी एक बंदा सरकार का ही हो जाता है काफी बार। तो वो भी ढंग से काम नहीं करता और वो सारी बातें जा जाके गवर्नमेंट को बताता है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, फ्रीडम नहीं है। सो इसका डीमेरिट सिर्फ एक ही है कहीं ना कहीं, कि बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती, गवर्नमेंट बार बार बीच बीच में इंटरप्ट करती है। नुकसान बड़े फायदे पड़े, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सूट करती है, जहां पर वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है वैसे, जो चैप्टर 2 था, कंपनी फॉर्म, लेकिन गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल करना चाहती है, तो जब गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, तो वैसे नाम तो नहीं दे सकते कोलैबोरेशन का, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर है, तो कोलैबोरेट हो गया। और तीसरी चीज, जहां पर कोई और खरीद नहीं रहा या जहां पर गवर्नमेंट की प्लानिंग या फंडिंग की जरूरत पड़ रही है हमको, वहां पर। बट हमको 100% पैसा गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर 50% या 51% से ज्यादा पैसा भी लगा देगी तो भी इनफ रहेगा। ऐसी जगह पर गवर्नमेंट कंपनी काम आती है। सो एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, किसी ने स्किप किया तो ध्यान देना। तीन तरीके की हमारे पास फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है। जो हमने चैप्टर 2 किया था वो फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर था, और ये पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, यहाँ पे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सरकार मैनेज कर रही है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कंप्लीट कंट्रोल के अंडर है गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है एक तरीके से।
कोई अलग एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। 100% पैसा इसमें गवर्नमेंट ही देती है। दूसरा था पब्लिक कोऑपरेशन, जो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, पर एक हमने एक्ट के थ्रू एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, जैसे कि एसबीआई। यहाँ पर फंड जो है वो गवर्नमेंट से ही ले रहे हैं हम लोग सारा का सारा, पर हम अलग जगह पे कहीं पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। यहाँ पे 100% फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की ही है, सारे शेयर्स गवर्नमेंट के ही हैं। और तीसरा जो अभी अभी हमने किया वो है गवर्नमेंट कंपनी, जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई थी, जिसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी था। बस इतना फर्क पड़ गया कि इसके कम से कम 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ने खरीद लिए, इसलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी कहना पड़ रहा है। ये जो दो डिफरेंस है ये आज आप लोग रीड करोगे। अगर आपको रीड करते टाइम लग रहा है कि हाँ आपको सारे डिफरेंस समझ आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। ये वाला जो डिफरेंस है ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच का डिफरेंस है, जिसका मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर आप और मैं चला रहे हैं, इंडिविजुअल्स चलाते हैं, और पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। ये मेजर होता है, बाकी इसमें जो लिखा वो पढ़ेंगे हम। और एक ये डिफरेंस इन तीनों का। अगर आपको इसके पहले तक का रिवाइज करना है तो ये वाला एक चार्ट आप करोगे, एक टेबल आप करोगे, आपको ऊपर के सारे पेजेस यहाँ पे सम अप हो जाएंगे। इन्हीं में से फायदा, इन्हीं में से नुकसान, और इन्हीं में से आप फीचर्स भी बना सकते हो। तो ये दो डिफरेंस आज आप पढ़ना, नहीं आए तो पूछना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी। क्या होता है एमएनसी? व्हाट इज मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल? कंपनी। मतलब क्या? ये कौन सी कंपनी है? Hyundai। हो या फिर समरीत बोलो। जो दो या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाती है। करेक्ट। इसके नाम में ही इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मल्टी नेशनल। नेशनल मतलब कंट्री, करेक्ट नमन। नेशनल मतलब कंट्री, मल्टी मतलब मैनी, मतलब ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी। रीड करती हूँ। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स विच इज मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स many, national means a country. That means multinational means a company which operates in many countries. ठीक है, ये तो उसका नाम और उसके मीनिंग से पता चल रहा था। मल्टीनेशनल मतलब कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में काम करती है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के दो तीन नाम और हैं, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइज, या इंटरनेशनल एंटरप्राइज। दीदी अब देखो तो कहीं ना कहीं एक ही चीज है वो घुमा फिरा के। हाँ पार्थ बोलो। दीदी ऐसा भी बोलते हैं ना, मल्टी चेन कंपनी। हाँ मतलब वो उनका चेन सिस्टम रहता है, जैसे बाटा या डोमिनोज वगैरह, एक ही बात। ये जो कंपनीज होती है इनका हेडक्वार्टर एक जगह पे होता है, और ये बाकी सारी जगहों पे अपने ब्रांचेस खोलती है। ठीक है, तो जो हेडक्वार्टर होता है मेन, वो जिस कंट्री का ये होता है कंपनी वहां पे लोकेटेड होता है, और वो कंट्री को हम होम कंट्री बोलते हैं। जहां पर हेडक्वार्टर लोकेटेड होता है उसको हम होम कंपनी बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। और बाकी जहां जहां पर वो अपना बिजनेस करता है उसको हम होस्ट कंट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फील, मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से डोमिनोज का होम कंट्री यूएस है, और हम सब बाकी जो कंट्रीज हैं वो होस्ट कंट्रीज हैं, ऐसा। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इस पैराग्राफ को, क्योंकि फिर पेज टर्न होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर आप बोलो ग्लोबल एंटरप्राइज,
इनका मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं। जहां पे इनका मेन काम होता है उसको होम कंट्री बोलते हैं, और बाकी जगह जगह पर जहां पर ये लोग काम कर रहे होते हैं उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। ये सारे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके फीचर्स क्या? सबसे पहला, जायंट साइज। एमएनसी का साइज कैसा होता है? जायंट। जायंट क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अगर अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही हैं तो ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कम पैसों में थोड़ी ना दूसरे देशों में भी काम हो सकता है। तो ये नॉर्मल कंपनीज नहीं है, छोटी छोटी कंपनी जो सिर्फ गुजरात में है या सिर्फ जो राजस्थान में है। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। सो यहाँ पर एसेट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये लार्ज स्केल पे कंपनीज जो है काम करती है। इनका सेल्स टर्नओवर, मतलब सेल्स, कई बार इतनी ज्यादा होती है कि वो टोटल किसी कंट्री की सेल से ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आईबीएम कंपनी है ये वो मेरे ख्याल से इसकी वो वॉशिंग मशीन वगैरह आती है, वो कंपनी है ये। इसके जो एसेट्स हैं वो $8 बिलियन से भी ज्यादा एसेट्स हैं इसके पास। सो एमएनसी कंपनी का पहला फीचर क्या? ऑफ कोर्स इसके पास बहुत पैसा इन्वेस्टेड है। सेकंड फीचर एमएनसी का क्या है? भले ही ये हर जगह पर काम कर रहा है, भले ये डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा है, लेकिन इन सब की पॉलिसी एक जैसी होती है। ऐसा क्यों होता है इनकी पॉलिसीज एक जैसी होती है? क्योंकि जो होम कंट्री होता है ना, वही सबको कंट्रोल कर रहा होता है। अब कैसे डोमिनोज का पिज्जा यहाँ भी ऐसा ही है, यूएस में भी वैसा ही मिलता है, उसका लोगो वहां भी वैसा है, यहाँ भी ऐसा है, उसके एम्प्लॉयज वहां भी वैसे ही कपड़े पहन के काम करते हैं, यहाँ भी उसी तरीके की यूनिफॉर्म है उनकी। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर इनको जो कंट्रोल करता है वो होम कंट्री कंट्रोल करता है सबको। तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। हम्म, तीसरा फीचर, अब इतने देशों में काम करना है तो बेकार टेक्नोलॉजी के साथ तो काम कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैसी रहती है? एडवांस्ड, सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पे। दो तरीके की चीजें होती है ना, अगर आपने वही को याद हो तो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ पर कौन से टेक्निक काम करता है? कैपिटल। ओके पार्थ, मैं समझी ये वो वॉशिंग मशीन वाली आईबीएम है, उसका भी कुछ ऐसा ही नाम होता है। ये भी आईएफ भी ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी रहती है। यहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हर कंट्री में तो लोग अलग अलग होते हैं, तो हम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पर। यहाँ पर हमको मशीन्स पे भरोसा करना है। सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स हम प्रोवाइड करवाएंगे हर कंट्री के पर्सन को। उनको बस वो कैपिटल, वो मशीन यूज करना सीखना है। सो ये जो एमएनसीज हैं, दे कैन नॉट डिपेंड अपॉन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, बिकॉज किसी कंट्री में ह्यूमन फोर्स कम है, किसी कंट्री में ज्यादा है, तो वो वैसा नहीं कर सकते। वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पर मशीनों से काम होता है, और वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। क्योंकि एनीवेज इन्होंने पैसा तो बहुत इन्वेस्ट किया हुआ ही है ना, तो ये टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। तो तीन चीजें पढ़ी अभी हमने। एक तो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जो है वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है।
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा, इसको जो कंट्रोल करता है वो हर कंट्री कंट्रोल नहीं कर रही, कंट्रोल एक्चुअली सिर्फ कौन कर रहा है? होम कंट्री। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक बार ये 3 पॉइंट्स पढ़ के देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर आगे करते हैं। दीदी हम्म। दीदी, अगर फॉर एग्जांपल अगर यूएस की कंपनी है और उसका एक ब्रांच इधर है, और इधर के ब्रांच में वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो यूएस जाएगा कि वो इधर ही रहेगा? टैक्स कट करने के बाद जाएगा। अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहा है तो टैक्स इधर भरेगा और फिर बाकी प्रॉफिट उधर। सो ये 3 फायदे हमारे एमएनसी के हमने पढ़े। फायदे हैं कि फीचर्स हैं ये? फीचर्स हैं, फायदे बाद में आएंगे। यही फायदे भी हैं एक्चुअली। पहला है कि बहुत पैसा लगता है यहाँ पे। दूसरा है कि यहाँ पे कंट्रोल एक होम कंट्री करती है। तीसरा है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज होती हैं। फोर्थ करते हैं एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। दीदी हम्म। दीदी, होम कंट्री शिफ्ट हो सकती है कहीं और? नहीं नहीं, वो जो कंपनी है वो वहीं पे रजिस्टर्ड है, वही उसकी होम कंट्री रहती है। चौथा पॉइंट, मार्केट टेरिटरी एक्सपैंड हो जाता है। सीधी सी बात है, आप कोई प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बेच रहे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट तो आपका प्रोडक्ट पसंद कर ही रही है, तो आप दूसरी जगह पर भी बिजनेस खोल लो। दूसरी कंट्री में बिजनेस खोलोगे, वहां से भी पैसा कमाने लग जाओगे। सो इट्स जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ योर मार्केट टेरिटरी। यू आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू वन कंट्री ओनली। आप अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, जैसे इंडिया में नॉन वेज से ज्यादा वेज चलता है, तो वो थोड़ा बहुत वो चेंज करते हैं, बाकी आप एक्सपैंड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट ध्यान से समझेंगे क्योंकि वर्ड का मतलब आपको नहीं पता। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर आएगा, लास्ट लास्ट में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों के पास अगर हाथ में पावर होती है, उसको ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये नुकसान की बात है एमएनसी की, कि एमएनसी इतनी लार्ज साइज होती है कि एक्चुअली वो किसी कंट्री में ना डोमिनेटिंग पोजीशन रख लेती है। अब कैसे पिज्जा या बर्गर में कैसे अपन को मैकडी याद आता है, पिज्जा में अपन को डोमिनोज याद आता है, क्योंकि ये लोग है ना इतना खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, इतना खर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी पे, कि इनका डोमिनेटिंग पोजीशन हो जाता है। और फिर ऐसा हो जाता है, रह धह के कुछ ही कंपनीज रह जाती है जिनके हाथ में कंट्रोल होता है। एंड हम हमें कभी भी ऐसा नहीं प्रेफर करते कि कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल हो। कंट्रोल जितना ज्यादा लोगों में डिवाइडेड होता है उतना बेटर होता है लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि ये एमएनसी है
और यहाँ पर बहुत बहुत पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए काफी बार कंपनीज जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाती हैं। जैसे अगर आप देखो हिंदुस्तान लीवर जो है acquired टाटा ऑयल, पॉन्ड्स इंडिया एटसेट्रा टू इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर। इसका दूसरा एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हो ना, ये फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग, उसके पास सिर्फ फेसबुक थी, उसके पास पैसा बहुत था, उसने व्हाट्सएप भी खरीद लिया, उसने इंस्टाग्राम भी खरीद लिया। अब ये तीनों चीज अगर मार्क जकरबर्ग एक जने ने गड़बड़ की, मतलब वैसे तो कंपनी अलग तरीके से काम कर रही है, बट ऑल द थ्री सोशल मीडियाज विच वी यूज इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली, मार्क जकरबर्ग। दैट इज ओलिगोपोली मार्केट। अभी चलो ठीक है, धीरे धीरे टेलीग्राम आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं, बट फ्यू हैंड्स में हो जाता है ये, जो अच्छी बात वैसे नहीं है। पर यहाँ पे अभी हम अच्छी और बुरी बात नहीं कर रहे हैं, हम फीचर्स कर रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता। हजारों लोग बर्गर बनाते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ बर्गर के नाम पे मैकडी का ही जाता है। तो उन्होंने डोमिनेट कर रखा है पूरी मार्केट को। ऐसा अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इनके लिए है कि इनका प्रोडक्ट बहुत बिकता है, बुरी बात वो हमारे देश के छोटे छोटे लोगों के लिए है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट फीचर इज प्रोडक्ट इनोवेशन। ये लोग कोशिश करते रहते हैं नया नया प्रोडक्ट लेके आते रहें। जैसे अब मोबाइल फोन की बात करो तो मेजरली सब मोबाइल फोन एमएनसीज हैं। हर कंट्री में एक दूसरे कंट्री का मोबाइल फोन सप्लाई हो रहा है। ये लोग हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया मॉडल लेके आ जाते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक फायदा है। क्या फायदा है? कि हमको नया नया प्रोडक्ट मिलता रहता है। लोगों के व्यू पॉइंट से सोचोगे तो फायदा है, हमको नया प्रोडक्ट मिलता रहता है। सेवेंथ पॉइंट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इन लोगों की जो स्ट्रैटेजीज होती है मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस की, ये बहुत भारी खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। आपके मेरी तरह नहीं कि कभी 10,000 खर्च करो या 50,000 खर्च करो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नहीं। लाखों करोड़ों रुपए में खर्चा करते हैं जस्ट बिकॉज इनकी सेल्स बढ़ जाए। सो इन एमएनसीज की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी होती है, अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन मार्केटिंग, एंड इनकी जो टेक्निक होती है वो काफी बार बहुत इफेक्टिव भी होती है। अब ये जो लापिनोज है, इस पे बाय वन गेट वन ऑफर है, हम सबको पता ही रहता है ना कि ये बोगो वाला ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन, वेडनेसडे फ्राइडे। तो इनकी टेक्निक जो है वो बहुत काम की होती है और उसकी वजह से इनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आई गेस लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज एंड फॉर टुडे इज फॉरेन कोलैबोरेशन। ये लोग भी कोलैबोरेट करते रहते हैं, एक एमएनसी दूसरी एमएनसी के साथ कोलैबोरेट करती रहती है। जब आप कोलैबोरेट करते हो तो आप दोनों की टेक्नोलॉजी मर्ज हो जाती है, आप दोनों के गुड्स मर्ज हो जाते हैं, आप दोनों का ब्रांड नेम जो है वो मर्ज हो जाता है। तो इस वजह से आप अच्छे से काम कर पाते हो, आपका स्कोप और बढ़ जाता है। ऑलरेडी आप हाई हाई टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, ऊपर से आपने और कोलैबोरेट कर लिया, अब आप और इफेक्टिव हो गए। वोडाफोन आइडिया का वही एग्जांपल है, यहाँ पर भी वोडाफोन इज ऑल्सो बाहर की कंपनी, तो वो जब मर्ज हुई तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन है। हम यहाँ पे आप में से किसी के पास इतना पैसा हो, आपको किसी और फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना है, हम कर सकते हैं कोलैबोरेट। सो कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है, स्कोप वगैरह। सो ये 8 फीचर्स हैं। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, सुनना, नहीं समझ आए तो पूछना। सबसे पहला मल्टीनेशनल कंपनी का फीचर ये है कि ये बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये हर कंट्री में काम करते हैं। दूसरा इनका फायदा फायदा या फीचर ये है कि इनका एक ही जना होता है कि एक ही कंट्री होती है जो सब कंट्रीज में कंट्रोल कर रही होती है। होम कंट्री जो है वो सारी कंट्रीज को कंट्रोल कर रही होती है। तीसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, ये लोग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब डोमिनोज का जैसे चीज बर्स्ट आता है, वो कोई और सप्लाई नहीं कर रहा है वैसा,
तो पर्टिकुलरली इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि ऑल ओवर द कंट्री रेयरली कोई वैसा पहुंच पाता। फोर्थ, ये सिर्फ अपनी कंट्री में काम नहीं कर रही, ये सब कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इसलिए इसका एरिया जो है वो बहुत वाइड है। पूरे वर्ल्ड की मार्केट को ये लोग कैप्चर करते हैं। पर एक छोटा सा नुकसान ये है कि ये इतने बड़े हो जाते हैं कि पावर्स जो है वो सिर्फ कुछ ही कंपनीज के हाथ में रह जाती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी कंपनीज को नुकसान हो जाता है। ये लोग कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। और ये फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाती है, इनका प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन इतनी सारी एमएनसी अपनी कंट्री में आए वो भी अच्छी बात नहीं है, तो सेफगार्ड्स मेजर करने लेने पड़ते हैं कुछ हमको। सबसे पहला ये है कि एमएनसी शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक इंडस्ट्रीज ओनली। छोटी छोटी जगहों पे एमएनसी अलाउ मत करो, क्योंकि फिर हमारा जो छोटा पर्सन रहेगा वो पूरा बेचारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आप अपनी कंट्री में, सरकार की बात कर रहे हैं हम, अगर गवर्नमेंट अपनी कंट्री में किसी एमएनसी को आने की परमिशन दे रही है तो वो एमएनसी हाई टेक इंडस्ट्री में ही आए। अगर वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी एमएनसी आ जाएगी तो स्मॉल सेलर हमारा बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो वो ध्यान देना है गवर्नमेंट को। सेकेंड चीज गवर्नमेंट को यही ध्यान देनी है कि अगर कोई एमएनसी हमारी कंट्री में आ रही है तो उसको काफी सारा पैसा लेकर आना चाहिए। ही शुड हैव मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ताकि हमारे पास मनी इनफ्लो, पैसा आएगा तो सबको ही अच्छा लगता है। और तीसरी मेन बात जो ध्यान देनी है वो यही है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कि एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। सिर्फ देश में बड़ी टेक्नोलॉजी लाने के चक्कर में हमारे देश के जो छोटे छोटे बेचारे सेलर्स हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो हाँ, बिल्कुल हमको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल हमको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइज का पर्सन है वो नुकसान में ना जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम खरीदते हैं और सस्ते में मिलता है यहाँ पे, तो काफी बार चाइना के प्रोडक्ट्स की वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उसको लॉस होता है। ये हमको लॉस नहीं चाहिए। सो वी हैव टू मेक श्योर, वी मतलब आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि ये जो एमएनसीज हैं ये सिर्फ हाईटेक इंडस्ट्रीज में आए, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लेकर आए, बट ये ध्यान दें कि हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को या स्मॉल शेयर होल्डर्स या स्मॉल ट्रेडर्स को नुकसान ना पहुंचे। आई गेस वन लास्ट टॉपिक, कितना बाकी है? ठीक है, दो टॉपिक्स इस चैप्टर में बाकी है, दोनों टॉपिक्स हम कल करेंगे एक एक करके। दीदी सो अभी तक, हाँ दीदी ये एमएनसी वाला टॉपिक कट है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, एक्चुअली हमारे स्कूल में शायद से ये नहीं करवाया है, मतलब ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला पूरा। एक्चुअली अभी सीबीएसई का कुछ क्लैरिटी मुझे लगता नहीं है कि आया है डिलीटेड टॉपिक्स में से। मैं एक बार आज चेक कर लेती हूँ, अगर कट होगा तो अच्छी बात है। दीदी मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि कुछ कुछ टॉपिक्स कट है। मैंने भी 12th वालों का तो आज देखा, कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत कम है उनके तो टॉपिक्स कट। आप लोगों का भी मैं आज देख लेती हूँ। आपके फ्रेंड के पास कोई पीडीएफ या कुछ है कि कौन से टॉपिक्स कट हैं? मैं बात करके देखती हूँ। ऐसा कुछ हो तो मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना, फिर वो कट हाँ। वाले टॉपिक्स नहीं करेंगे। पार्थ आपका कमेंट पढ़ती हूँ, क्लास बाकी आज के लिए ओवर है। नमन आपके पास है? डिलीटेड टॉपिक्स निकाल लोगे? हाँ वो तो मैं देख लूंगी, ठीक है ठीक है। चलो क्लास वाइंड अप है, पार्थ का कमेंट एक बार रीड करके बस उसको बता रही हूँ। गवर्नमेंट ने भी फंड रेज किया है कि अगर कोई बड़ी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहते तो उन्हें बड़ा फंड मिलेगा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। हाँ वो तो हम लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट तो चाहते ही है ना, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई मत आओ हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे स्मॉल ट्रेडर्स को नुकसान हो जाता है।
वो तो हम नहीं कह सकते। तो हमको हमेशा बाहर की कंट्री का पैसा तो चाहिए ही होता है, तो गवर्नमेंट ऐसे ही बोलते है कि आओ हमारी कंट्री में काम करो ताकि पैसा। पर दीदी जितनी ज्यादा कंपनीज इंडिया में आएंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंपेयर